Good morning, everybody. Today we are going to start with indemnity and guarantee. This is chapter number 11 of Indian Contract Act 1872. Okay, indemnity and guarantee, these are special kinds of contract. Okay, so we'll begin with what we mean by indemnity and what we mean by guarantee. Okay, indemnity means to compensate for the loss which the party has suffered. To compensate the other party for the loss that he or she has suffered. ठीक है, इसका मतलब है कि दूसरे की लॉस की भरपाई करना. किसकी भरपाई करना? लॉस की. ठीक है, एग्जाम्पल आगे हम इसमें देखते हैं. इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है, उसके अंदर मतलब कि देखेंगे आगे. ठीक है, और गारंटी में भी आगे करेंगे कि गारंटी हम दे रहे हैं. एक पर्सन है, कोई चीज खरीदना चाहता है पेमेंट के लिए, तो एज ए पर्सन श्योरिटी एज ए गारंटर एक्ट करेगा. तो आगे इसको और क्लियर करेंगे हम. ठीक है, सो लुक फॉर द कंटेंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन. इसमें हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इसका मीनिंग, इसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. जैसे इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, उसी तरह से इंडेमनिटी में भी काफी सारे वही एलिमेंट्स जो हैं वो भी नेसेसरी हैं. ठीक है, वो हम इसमें कवर करेंगे. इंडेमनिटी होल्डर के क्या राइट्स हैं, दैट विल कवर. मीनिंग ऑफ गारंटी, वो हम देखेंगे. पार्टीज कौन सी हैं गारंटी में जो इन्वॉल्व होती हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और इंडेमनिटी में. श्योरिटी की लाइबिलिटी कितनी एक्सटेंड तक होएगी, काइंड्स ऑफ गारंटी, रेवोकेशन, राइट्स ऑफ श्योरिटी, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी. So these all things we are going to cover in this presentation. ठीक है, so we are starting with contract of indemnity. So you can look at this particular picture. ठीक है, कि contract of indemnity, it is also applicable in case of fire insurance और journal insurance और other kinds of insurance. कि इंश्योरेंस के केस में क्या होता है कि पर्सन एक पॉलिसी खरीदता है, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी से. और वो कंपनी उसे क्या प्रॉमिस करती है कि अगर उसको कोई लॉस होगा, अगर उसने घर का इंश्योरेंस करवाया है ऐसे फायर का, तो अगर घर में कोई फायर इंसिडेंट बाई चांस अगर होता है, तो उस केस में क्या होगा, कंपनी उसकी लॉस को कवर करेगी. ठीक है, तो कवर एक दे रही है, कॉम्पनसेट कर रही है, और व्हाट वी कॉल दिस इन अनदर टर्म्स इज मेक गुड द लॉस. मेक गुड द लॉस ऑफ अदर पर्सन. ओके, सो लुक एट दिस पर्टिकुलर पिक्चर. ओके, इसमें देयर इज एन इंश्योरेंस एजेंट. You can see that this particular person is an insurance agent and this is you can say the policy holder. ठीक है, इंश्योरेंस एजेंट कह दे या इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ पे जो पर्सन है, दिस पर्टिकुलर पर्सन जो कॉम्पनसेट करेगा लॉस, उसको हम कहेंगे इंडेमनीफायर. व्हाट विल से टू दैट पर्सन, ही विल बी कॉल्ड एज इंडेमनीफायर या उसको प्रॉमिसर. वो प्रॉमिसर है या इंडेमनीफायर है जो प्रॉमिस कर रहा है कि भाई वो लॉस को कॉम्पनसेट करेगा. लिखा हुआ है इधर, डू नॉट वरी वी विल इंडेमनीफाई और कॉम्पनसेट. क्या कॉम्पनसेट करेंगे? लॉस. कब करेंगे? अगर फायर इंसिडेंट होता है. अगर फायर इंसिडेंट नहीं होता तो फिर कॉम्पनसेशन की कोई बात नहीं है. ठीक है, तो जिसकी लॉस को वो कॉम्पनसेट करेगा उसको क्या कहा जाता है? इंडेमनिटी होल्डर. ठीक है, जिसकी लॉस को कॉम्पनसेट किया जाएगा, द पर्सन द हुज लॉस विल बी मेक गुड और हु विल बी कॉम्पनसेटेड इज कॉल्ड एज इंडेमनिटी होल्डर और promisee. Is it okay? Yes. Yes, ma'am. Okay. So indemnity and guarantee, what we mean by this? I think there is certain issue with the net. So we'll begin from the current slide, what we mean by indemnity and what we mean by guarantee. Okay.
एंड इंडेमनिटी में क्या है, अंडरटेकिंग है, ये प्रॉमिस है। इसमें एक पर्सन प्रॉमिस कर रहा है कि वो दूसरे को नुकसान से बचाएगा, लॉस से बचाएगा, ठीक है। और ये नुकसान कहाँ से हो सकता है, इट कैन बी बाय द कंडक्ट ऑफ प्रोमिसर हिमसेल्फ या किसी थर्ड पर्सन के द्वारा, ठीक है। एन इंडेमनिटी इज एन अंडरटेकिंग बाय अ पर्सन टू सेव द अदर फ्रॉम द लॉस कॉज टू द लेटर बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ और ऑफ एनी थर्ड पर्सन, ठीक है। तो इंडेमनिटी में क्या है, ये प्रॉमिस है, अंडरटेकिंग है। इसमें जो इंडेमनिटी इंडेमनी इंडेमनीफायर है, प्रॉमिसर है, वो प्रॉमिस कर रहा है कि अगर इंडेमनिटी होल्डर यानी कि प्रॉमिसी को कोई नुकसान होता है तो प्रॉमिसर उसकी भरपाई करेगा। वो नुकसान उसको, ये लॉस उसको प्रॉमिसर के द्वारा भी हो सकता है या किसी थर्ड पर्सन के द्वारा। अब इंश्योरेंस में क्या होता है, इंश्योरेंस में जब भी वो कंपनी वो लॉस को कवर करती है तो जनरली वो डिफॉल्ट किसका हो सकता है, थर्ड पर्सन का भी हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। तो थर्ड पर्सन में ऑल्सो कमिट सम मिस्टेक जिसकी वजह से फायर इंसिडेंट हो गया तो कंपनी उसकी लॉस को मतलब कि गुड करेगी, उसकी लॉस की भरपाई करेगी। ऐसे ही गारंटी है, ठीक है, गारंटी इज डिफरेंट, ठीक है। अ गारंटी ऑन द अदर हैंड इज द ऑब्लिगेशन, ये ऑब्लिगेशन है टू आंसर फॉर द डेट, ठीक है। एक पेमेंट करनी है उसके लिए गारंटी दी हुई है, ठीक है। तो उसमें वो ऑब्लिगेशन है टू आंसर फॉर द डेट, यानी कि ऑब्लिगेशन है कुछ वो डेट की पेमेंट करनी है। कब करनी होएगी, जब डिफॉल्ट होएगा, whenever there is a default or miscarriage of another to the person with whom the contract is made, जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया है उस कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई मिसकैरेज हो रहा है या टर्म्स वो ब्रेक हो रही है या पर्सन पेमेंट नहीं कर पा रहा, तो उस केस में, डिफॉल्ट के केस में, श्योरिटी जो है वो पेमेंट करेगा। गारंटी के केस में तीन पार्टीज होंगी, ठीक है। एक तो होगा श्योरिटी, जो श्योरिटी दे रहा है, गारंटी दे रहा है, जो ऑब्लिगेशन को आंसर करेगा डिफॉल्ट होने पे, ठीक है। और एक है क्रेडिटर यानी कि उधार देने वाला, और एक है डेटर जिसको उधार दिया जा रहा है। तो श्योरिटी किसके बिहाफ पे गारंटी दे रहा है, श्योरिटी गारंटी दे रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ डेटर, ठीक है। डेटर के बिहाफ पे दे रहा है क्रेडिटर को कि अगर इसने आपको पेमेंट नहीं की तो फिर श्योरिटी पेमेंट करेगा। तो इसमें कंडीशन क्या है, अगर, ठीक है, अगर पेमेंट नहीं करेगा, यानी कि अगर डेटर के केस पे कोई डिफॉल्ट होता है तो श्योरिटी की लाइबिलिटी अराइज होगी। अगर डेटर ने पेमेंट कर दी फिर श्योरिटी की लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी। इज इट ओके? यस मैम। यस मैम। स्टार्टिंग विद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इसी में आगे देखते हैं कि इंडेमनिटी क्या है। एक तरह से बेसिकली एक प्रोटेक्शन है, ठीक है। प्रोटेक्शन किसके अगेंस्ट है, कि कोई भी कोई लॉस हो जाता है, कोई डैमेजेस हो जाते हैं तो उसके अगेंस्ट एक प्रोटेक्शन है। व्हेन अ पर्सन अंडरटेक्स टू मेक गुड द लॉस और टू कॉम्पनसेट द पार्टी विच has suffered some loss, a contract of indemnity results in between the two। जहां पे एक पर्सन दूसरे के साथ अंडरटेक करता है यानी कि प्रॉमिस करता है कि वो उसकी लॉस की भरपाई करेगा, तो उन दोनों पर्सन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी अराइज हो जाता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बेसिकली किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन कंटिजेंसी, दिस कंटिजेंसी मे हैपन, दिस मे नॉट हैपन, ठीक है। लाइक इन केस ऑफ फायर इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस के केस में अगर तो फायर इंसिडेंट होता है तो उस केस में लॉस अराइज होगी, ठीक है। अगर नहीं होता है तो फिर क्या होगा, अगर फायर इंसिडेंट नहीं होता है तो लॉस नहीं होगी, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बेसिकली कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। इट इज बेस्ड अपॉन सर्टेन कंटिजेंसी कि अगर तो लॉस होगी तो फिर ये इंडेमनिटी का क्वेश्चन होगा, लॉस की भरपाई का। बट अगर लॉस ही नहीं है तो इंडेमनिटी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। सेक्शन 124 में इसकी डेफिनेशन दी हुई है। सेक्शन 24 व्हाट इट सेज इज a contract by which one party promises to save the other from loss caused to him by the conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person is called a contract of indemnity। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, जिसमें कि वन पार्टी प्रॉमिस कर रही है टू सेव द अदर फ्रॉम द लॉस कॉज टू हिम,
कि वो एक पार्टी दूसरे के साथ प्रॉमिस कर रही है कि जो तेरे को लॉस होगा उसको वो कॉम्पनसेट करेंगे, और ये लॉस किसकी वजह से हो सकता है, बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रॉमिसर या फिर कंडक्ट ऑफ द अदर पर्सन। ठीक है, इसको कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ठीक है, जैसे इंश्योरेंस के केस में हमने किया कि उसमें फायर इंसिडेंट से हो गया, अगर पड़ोसी की गलती की वजह से फायर इंसिडेंट हो गया तो उस केस में क्या होगा, इट इज कॉज्ड बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। ठीक है, देन ऑल्सो इंश्योरेंस कंपनी विल मेक अ कॉम्पनसेशन, तब भी वो कॉम्पनसेशन देंगे। ठीक है, इसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहा जाता है एज पर सेक्शन 124। पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हमने देखा अभी। ठीक है, दो पार्टीज हैं, इंडेमनीफायर एंड इंडेमनीफाइड या इंडेमनिटी होल्डर। ठीक है, इंडेमनीफायर का और क्या नाम हो सकता है, प्रॉमिसर, क्योंकि वो प्रॉमिस कर रहा है कि वो लॉस को कॉम्पनसेट करेगा। ठीक है, और इंडेमनीफाइड का अदर नाम नेम क्या हो सकता है, इट कैन बी प्रॉमिसी। ठीक है, तो इंडेमनीफायर कौन है, हु प्रोमिसेस टू मेक गुड द लॉस कॉज टू द अदर पार्टी, और इंडेमनीफाइड कौन है, एश्योर्ड टू बी कॉम्पनसेटेड फॉर द लॉस, जिसको एश्योरेंस मिला है कि भाई उसके लॉस की भरपाई हो जाएगी, दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज इंडेमनीफाइड प्रॉमिसी और इंडेमनिटी होल्डर। इज इट ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट वी आर कवरिंग essentials ऑफ a valid contract of indemnity। इसमें कुछ तो हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसकी ही चीजें देखेंगे। ठीक है, बट द फर्स्ट थिंग इसके अंदर क्या है, इसेंशियल एलिमेंट है जो इसके डेफिनेशन का भी पार्ट है, टू मेक गुड द लॉस। ठीक है, अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी द इंडेमनीफायर प्रोमिसेस टू मेक गुड द लॉस और टू कॉम्पनसेट द अदर पार्टी हु हैज सफर्ड सम लॉस। ठीक है, ये पहला इसेंशियल एलिमेंट है कि लॉस की भरपाई करना, किसमें, इंडेमनीफायर इंडेमनीफाइड से या इंडेमनिटी होल्डर से प्रॉमिस करेगा कि वो उसकी लॉस की नुकसान की भरपाई करेगा। ठीक है, और सेकंड इसमें क्या है, सेकंड है कि इसमें ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पूरे होने चाहिए, जैसे कि ऑफर, एक्सेप्टेंस, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, फ्री कंसेंट। अब किसी से जोर जबरदस्ती तो किसी को आप इंडेमनीफायर बना नहीं सकते, फ्री कंसेंट होनी चाहिए दोनों पार्टीज। पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, यानी कि उनकी एज ऑफ, दे शुड बी ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी, 18 से अबव होनी चाहिए, माइनर नहीं होने चाहिए, अनसाउंड माइंड के नहीं होने चाहिए, या फिर वो स्पेसिफिकली इनकॉम्पिटेंट डिक्लेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, एज पर द लॉ। ठीक है, तो बाकी सारे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट दीज शुड आल्सो बी देयर इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तीसरा क्या होना चाहिए, ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है ये मोस्टली क्या होगा, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में बी एक्सप्रेस और इट में बी इन्फर्ड, यानी कि इम्प्लाइड भी हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है, पर ज्यादातर आप देखोगे कि एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट आपको नजर आएगा। जैसे इंश्योरेंस का हमने किया तो ये क्या है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है। A contract of indemnity may be express or it may be inferred, that is implied from the conduct of the parties or from the circumstances of the case। फोर्थ क्या है, अभी हमने किया था कि ये कंटिजेंसी के अराइज होने पे ही इंडेमनिटी मतलब अराइज हुई। ठीक है, सो अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बेसिकली ये क्या है, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि इट इज बेस्ड अपॉन सर्टेन कंटिजेंसी, कि अगर वो कंटिजेंसी अकर होगी तो अकर होने की वजह से पर्सन को लॉस हो रहा है तो ही इंडेमनिटी का क्वेश्चन अराइज होगा लॉस की भरपाई करने का, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे फायर इंसिडेंट के केस में अगर फायर इंश्योरेंस में फायर साल का आपने प्रीमियम पे किया, पर अगर कोई फायर इंसिडेंट नहीं होता है तो इंडेमनिटी का क्वेश्चन भी अराइज नहीं होता, बिकॉज कंटिजेंसी हैज नॉट अकर्ड। So fourth point is a contract of indemnity is primarily a contingent contract. The liability of indemnifier arises only in the occurrence of the contingency, that is when the indemnity holder suffers a loss। जब
इंडेमनिटी होल्डर को लॉस होगा तभी ये इंडेमनिटी का क्वेश्चन होगा। अगर लॉस नहीं है तो क्या है, इंडेमनिटी इज ऑल्सो नॉट देयर, इट विल नॉट अराइज। ठीक है, अब इसमें है द लाइबिलिटी ऑफ एन इंडेमनीफायर कमेंसेस, कि लाइबिलिटी जो है इंडेमनीफायर की वो कमेंस हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। कब हो जाएगी? जब उसकी लाइबिलिटी उसको क्लियर हो जाएगी कि कितनी पे करनी है। जैसे फायर इंसिडेंट हुआ, अब हाउस में अब ये तो नहीं मालूम ना कितने का नुकसान हुआ, तो लाइबिलिटी वो कब शुरू होएगी? जब लाइबिलिटी क्लियर होएगी। ठीक है, तो इंडेमनीफायर की लाइबिलिटी कब शुरू होएगी? जब वो कहो कि फायर इंसिडेंट हुआ, उसकी सारी असेसमेंट होगी, सुपरविजन हो गई, और उसके बाद असेसमेंट के बाद उन्होंने वो पूरा उसका लेखा जोखा बना के देखा कि इतने का लॉस हुआ है, तब वो लाइबिलिटी अराइज हो। The liability of an indemnifier commences as soon as the liability of the indemnity holder to pay becomes clear and certain, although he has himself not paid anything. ठीक है, तो इंडेमनीफायर की लाइबिलिटी तब शुरू होएगी जब उसकी इंडेमनिटी, जब उसकी कहो कि वो लाइबिलिटी क्लियर हो जाए। अब इंडेमनिटी होल्डर के क्या क्या राइट्स हैं? इंडेमनिटी होल्डर, जैसे इंश्योरेंस के केस में कौन इंडेमनिटी होल्डर हुआ? जिसने पॉलिसी खरीदी है। ठीक है, तो इंडेमनिटी होल्डर को क्या करना है? ही शुड एक्ट विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी, इज एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम द इंडेमनीफायर द फॉलोइंग अमाउंट्स। ठीक है, जो इंडेमनिटी होल्डर है अगर वो अपनी अथॉरिटी के विद इन काम करता है तो वो इंडेमनीफायर से फॉलोइंग अमाउंट्स रिकवर कर सकता है। ये 3 अमाउंट है। पहला है डैमेजेस। ठीक है, कि जो भी डैमेजेस उसे हुए हैं इस दौरान, जो भी उसे लॉस हुआ है, वो डैमेजेस रिकवर कर सकता है इंडेमनिटी होल्डर। ठीक है, और सेकंड में क्या कर सकता है? अगर उसे कहो कि उसे केस दर्ज करना पड़ जाता है। ठीक है, उसे केस करना पड़ता है या उसके ऊपर केस कोई कर देता है तो उसे केस को डिफेंड करना पड़ रहा है इंडेमनिटी होल्डर को, तो केस के लिए जितना भी खर्चा हो रहा है उसको, फॉर ब्रिंगिंग द केस और फॉर डिफेंडिंग द केस, तो उसमें जो भी खर्चा हो रहा है वो इंडेमनिटी होल्डर जो है वो सारी कॉस्ट इंडेमनीफायर से रिकवर कर सकता है। ठीक है, ये सारी कॉस्ट रिकवर कर सकता है। एंड थर्ड इज ऑल सम्स। ठीक है, ऑल सम्स विच ही मे हैव पेड अंडर द टर्म्स ऑफ एनी कॉम्प्रोमाइज ऑफ एनी सच सूट। ठीक है, अगर से कहो कि उसका कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, फायर इंसिडेंट हुआ, कुछ भी हुआ, इंश्योरेंस कंपनी के साथ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है या जिसने इंसिडेंट किया था उसके साथ उसका कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, तो वो सारे सम जो हैं वो मतलब कि वो इंडेमनीफायर से रिकवर कर सकता है। ठीक है, सो इंडेमनिटी होल्डर के पास क्या राइट है? वो इंडेमनीफायर से क्या रिकवर कर सकता है? सारे के सारे डैमेजेस, जो उसे नुकसान पहुंचा है, कॉम्पनसेशन जो चाहता है, जो उसने खर्चा किया, कॉस्ट की उसने मतलब कि खर्चा एक्सपेंडिचर किया जो भी सूट के लिए यानी लीगल सूट के लिए, फॉर ब्रिंगिंग दैट पर्टिकुलर सूट और फॉर डिफेंडिंग दैट सूट। ठीक है, थर्डली इज ऑल सम्स, जो भी उसे किसी कॉम्प्रोमाइज के अंडर उसे पे करने पड़ रहे हैं। ये तीनों चीजें वो इंडेमनीफायर से रिकवर कर सकता है, पर कंडीशन क्या है? कि वो अपनी अथॉरिटी के स्कोप में ही काम करेगा, उसके बियॉन्ड नहीं जाएगा। नेक्स्ट हम आ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, इसके अंदर हमने किया था कि 3 पार्टीज होती हैं। ठीक है, और इसमें जैसे एग्जांपल आप देखें, इसमें देर इज अ ए, देर इज बी एंड देर इज दिस पर्टिकुलर यू कैन से सी। सी हो गया क्रेडिटर, उधार देने वाला। ए हो गया जो उधार ले रहा है, और बी हो गया जो उसकी गारंटी दे रहा है। ठीक है, अब ए को कार खरीदनी है, पर कार खरीदने के लिए वो शोरूम में गया, उसके पास पैसे नहीं थे, वो अपने फ्रेंड को साथ ले गया बी को। ठीक है, तो कार वो खरीदने का मन बना रहा है, आधा उसका मतलब वो हो रहा है, वो सोच रहा है पेमेंट कैसे करेगा। तो उसके फ्रेंड बी ने कहा कि मतलब गिव, उसने अपने मतलब की गारंटी देने के लिए वो रेडी हो गया, उसका फ्रेंड, गिव अ कार टू माई फ्रेंड, इफ ए डज नॉट पे आई विल पे। ठीक है, उसने डीलर को बोला। ठीक है, डीलर से जब कार के खरीदने लगे तो फ्रेंड ने उसको, डीलर को कहा कि कार जो है आप मेरे फ्रेंड को दे दो, अगर ये पेमेंट नहीं करता तो उसके बिहाफ पे मैं करूंगा। ठीक है, तो इस केस में बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ए और बी के बीच में भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, मेन एग्रीमेंट ए और बी के बीच में है।
ठीक है। फिर कॉन्ट्रैक्ट वो बी और सी के बीच में भी है, ठीक है, क्योंकि एज ए श्योरिटी वो गारंटी दे रहा है, तो इसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। पर बी और सी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट में अराइज कभी होगी लाइबिलिटी, अगर ए पेमेंट नहीं करता है, ठीक है। और एक इसमें कॉन्ट्रैक्ट और भी है, वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? ए और बी के बीच में, ठीक है। अब बी ने से पेमेंट कर दी ए के बिहाफ पे, ए ने पेमेंट नहीं की, तो बी ने श्योरिटी ने पेमेंट कर दी डीलर को। तो उस केस में जो श्योरिटी है उसके पास ये राइट है कि वो अमाउंट किससे रिकवर कर सकता है? डेटर से, ठीक है। तो उसने ए के बिहाफ पे गारंटी दी थी, तो वो ए से अब वो रिकवर कर सकता है। ओके, सो दिस इज अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। इसको आगे हम और डिटेल में करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बेसिकली इसमें हमने किया था कि इसमें एक ऑब्लिगेशन है और ये डिफॉल्ट के केस में अराइज हुएगी, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के केस में क्या है? एक फॉर्मल प्रॉमिस है या एक एश्योरेंस है, ठीक है, मेड बाय वन पर्सन टू अनदर टू बी रेस्पॉन्सिबल इफ अ थर्ड पर्सन फेल्स टू परफॉर्म अ सर्टेन ड्यूटी, फॉर एग्जाम्पल पे अ डेट। ठीक है, इसमें एक पर्सन प्रॉमिस कर रहा है, गारंटी दे रहा है, एश्योर कर रहा है, भरोसा दिला रहा है मतलब वो दूसरी पार्टी को कि अगर एक पर्सन यानी कि वो ए, ठीक है, उसने पेमेंट नहीं की तो ये गारंटर जो है वो पेमेंट कर देगा, ठीक है। इसकी डेफिनेशन है सेक्शन 126 126 में। A contract of guarantee is a contract to perform the promise or discharge the liability of a third person in case of default। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या है? ये है प्रॉमिस परफॉर्म करने का, अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस, प्रॉमिस को पूरा करने का है, या फिर लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने का प्रॉमिस है। किसकी? थर्ड पर्सन की, इन केस ऑफ अ डिफॉल्ट। ठीक है, अब ए बी और सी के बीच में हमने पीछे पिक्चर में देखा, ए कार खरीदना चाहता है, बी उसकी गारंटी दे रहा है, और सी क्या है? क्रेडिटर। तो इस केस में अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ ए थर्ड पर्सन। अब इस केस में बी पेमेंट कर रहा है, फ्रेंड पेमेंट कर रहा है, श्योरिटी पेमेंट कर रहा है। कब कर रहा है? अगर थर्ड पर्सन का डिफॉल्ट हो रहा है। थर्ड पर्सन कौन हो गया? उसका फ्रेंड, जिसके बिहाफ पे उसने गारंटी दी थी। ये कहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है अब खुद नजर आएगा देखने के लिए, इसका पर्पस क्या है? बेसिकली इसका पर्पस, इसका मकसद, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एनेबल अ पर्सन टू गेट अ लोन। ठीक है, पर्सन कोई लोन लेना चाहता है तो उसमें गारंटर हो सकता है, कोई उधार पे सामान लेना चाहता है तब भी एक पर्सन गारंटर की तरह एक्ट कर सकता है। और एंड इवन एन एम्प्लॉयमेंट, इवन किसी को एम्प्लॉयमेंट पे रखवाया रहा है, रखवाया किसी ने, ठीक है, से एक बैंक में किसी कैशियर को रखवा दिया, तो बैंक वाले के साथ जिस पर्सन ने रखवाया उसने ये प्रॉमिस किया कि अगर ये कैशियर ने कोई मतलब कि वो प्रॉब्लम की, कुछ की, तो क्या होगा? वो उसकी गारंटी दे रहा है, ठीक है, कि जो भी मतलब कि गारंटी दे रहा है कि वो पर्सन जो है कि वो गुड परफॉर्म करेगा, अच्छे से अपनी ड्यूटीज करेगा। और अगर डिफॉल्ट होता है तो फिर किसको पकड़ा जा सकता है? गारंटर को पकड़ा जा सकता है, श्योरिटी को। और ये पार्टीज आप देख सकते हो कौन कौन है। द पर्सन हु गिव्स द गारंटी इज कॉल्ड श्योरिटी, जिसके बिहाफ पे ये गारंटी दी जा रही है, ठीक है, उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल डेटर। और जिसको ये गारंटी दे रहे हैं, श्योरिटी किसको गारंटी दे रहा है? क्रेडिटर को, ठीक है, सो दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज क्रेडिटर। ठीक है, इसी में आगे है पार्टीज इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कि कौन सी पार्टीज होती हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में, इसी को हमने देख चुके हैं। ठीक है, देर इज अ प्रिंसिपल डेटर, उसकी ऑब्लिगेशन है, ठीक है, उसने से उधार पे अगर सामान खरीदा है तो उसकी ऑब्लिगेशन है क्रेडिटर को उसकी पेमेंट करना, ठीक है। से ये हो गया डीलर, क्रेडिटर। वही एग्जांपल ले लें, ए हो गया जिसने कार खरीदी है उधार पे, ठीक है, श्योरिटी या गारंटर वो फ्रेंड हो गया उसका जिसने की प्रॉमिस किया है। तो इसमें मेन ऑब्लिगेशन है प्रिंसिपल डेटर की कि क्रेडिटर को पेमेंट करे। अगर वो पेमेंट नहीं करता
तो फिर क्या होगा, श्योरिटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी अराइज हो जाएगी। श्योरिटी की लायबिलिटी, तो श्योरिटी जो है क्रेडिटर को पेमेंट करेगा। और उसके बाद वो क्या करेगा, श्योरिटी ने पेमेंट कर दी, उसके बाद प्रिंसिपल डेटर की ड्यूटी बनती है कि वो रीइंबर्स करे श्योरिटी को, गारंटर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है, दीज कैन बी ईदर ओरल और इट कैन बी रिटन। ठीक है, दोनों तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं, ओरल भी हो सकते हैं और राइटिंग में भी हो सकते हैं। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एक ए पर्सन है, वो शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहा है किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में, और बी ने एश्योरेंस दी है कंपनी को कि अगर ए जो शेयर्स उसने अप्लाई किए हैं उस पे जो डिफरेंट कॉल्स हैं उनकी पेमेंट नहीं करता है, तो उस केस में बी उसके बिहाफ पे पेमेंट करेगा। तो इसमें प्राइमरी लाइबिलिटी किसकी है, प्राइमरी लाइबिलिटी है ए की। ठीक है, बट अगर ए पेमेंट नहीं करता है तो बी पेमेंट करेगा। तो इसमें बेसिकली जो ए है वो कौन है, डेटर। ठीक है, बी जिसको पेमेंट करनी है, सॉरी सी मतलब कि कंपनी जिसको पेमेंट करनी है वो क्या हो जाएगी, क्रेडिटर। बी जिसने गारंटी दी है वो हो जाएगा श्योरिटी। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के केस में बेसिकली क्या है, कोलेटरल एंगेजमेंट है। कोलेटरल एंगेजमेंट, क्योंकि मेन एग्रीमेंट किसके बीच में है, मेन एग्रीमेंट तो है प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में। ठीक है, a contract of guarantee is a collateral engagement in which the surety undertakes to be liable to the creditor for the debt of another। another कौन है, यानी कि प्रिंसिपल डेटर इन केस ऑफ डिफॉल्ट। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के केस में कोलेटरल एंगेजमेंट किसकी है, श्योरिटी की है। कब अराइज होएगी, जब वो डेटर डिफॉल्ट करेगा। कंसिडरेशन ऑफ फॉर ए गारंटी। ठीक है, कि कंसिडरेशन कोई गारंटी के लिए होती है कि नहीं होती है। वैसे तो इसमें मतलब सारे वो कहो कि एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पूरे होने चाहिए, कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए पार्टीज की, फ्री कंसेंट, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। बट कंसिडरेशन क्या है इसमें, अब बेसिकली हमने जैसे एग्जाम्पल भी देखा कि उसमें ए पर्सन जो है कार खरीदने के लिए गया, उसने डीलर से कार खरीदी। अब श्योरिटी का इसमें क्या फायदा है, श्योरिटी को क्या मिल रहा है, बेसिकली श्योरिटी के लिए क्या कंसिडरेशन है, श्योरिटी के लिए ये सफिशिएंट कंसिडरेशन है कि उसके फ्रेंड को कार मिल गई। ठीक है, सो दैट इज इन इटसेल्फ अ कंसिडरेशन फॉर द श्योरिटी, कोई और एक्स्ट्रा कंसिडरेशन इसके अंदर नहीं है। ठीक है, इसमें कोई भी डायरेक्ट कंसिडरेशन नहीं आएगी। देयर इज हाउएवर अ स्पेशल फीचर with regard to consideration in contract of guarantee, there need be no direct consideration between surety and the creditor। श्योरिटी में और क्रेडिटर में कोई भी सीधी, कोई भी डायरेक्ट कंसिडरेशन नहीं होती। ठीक है, कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय द प्रिंसिपल डेटर इज सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर द श्योरिटी। श्योरिटी के लिए कंसिडरेशन क्या है कि भाई प्रिंसिपल डेटर का काम हो रहा है, प्रिंसिपल डेटर को कार चाहिए थी, उसको कार मिल गई। ठीक है, यही सफिशिएंट कंसिडरेशन मानी जाती है फॉर द श्योरिटी। ओके, सो एज पर सेक्शन 127 ये क्या है, anything done or any promise made for the benefit of the principal debtor may be a sufficient consideration to the surety for giving the guarantee। ठीक है, कंसिडर गारंटी क्या है, एनीथिंग डन और एनी प्रॉमिस मेड, जो भी आपने किया या कोई प्रॉमिस किया, किसके लिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रिंसिपल डेटर, प्रिंसिपल डेटर के फायदे के लिए, उसी को, जो प्रिंसिपल डेटर के फायदे के लिए आप कर रहे हैं उसी को माना जाएगा सफिशिएंट कंसिडरेशन टू द श्योरिटी फॉर गिविंग अ गारंटी। Is it okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, these examples I'll leave क्योंकि हम पहले कर चुके हैं, ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आ रहा है इनकेपेसिटी ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, कि प्रिंसिपल डेटर की इनकेपेसिटी अगर हो जाती है तो क्या होगा। ठीक है, अब अगर वैसे आप जनरली सोचो, अगर प्रिंसिपल डेटर इनकेपेसिटेट हो गया तो फिर क्या होगा, तो मैम श्योरिटी को पे करना पड़ेगा। या यस,
ऑटोमेटिकली। तो बाय डिफॉल्ट श्योरिटी की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी और श्योरिटी को, क्रेडिटर को पेमेंट जो भी है करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यही हम इसमें देखेंगे। इसमें माइनर का एग्जांपल एक दिया हुआ है कि अगर वो प्रिंसिपल डेटर माइनर है। आगे, इट इज ट्रू दैट द पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, है ये बात। However, the incapacity of the principal debtor does not affect the validity of a contract of guarantee. पर अगर प्रिंसिपल डेटर जो है वो इनकेपेसिटी है उसकी, तो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पे फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि श्योरिटी है उधर सपोर्ट के लिए। ठीक है, प्रिंसिपल डेटर मे बी अ माइनर, वो माइनर हो सकता है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, श्योरिटी किस तरह से एक्ट करेगा, श्योरिटी को क्या माना जाएगा, जैसे कि वो खुद से प्रिंसिपल डेटर है और उस केस में वो पर्सनली लायबल हो जाएगा पे करने के लिए। ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर। ठीक है, इन दैट केस द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन क्रेडिटर एंड द श्योरिटी, उसको प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट किया जाएगा। अदरवाइज बाकी केसेस में प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में रहता है, बिटवीन डेटर एंड क्रेडिटर। पर जहां पे कहो कि डेटर जो है वो माइनर है, तो उस केस में मेन कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में माना जाएगा, श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच में। ठीक है, in that case the contract between the creditor and the surety is treated as primary and independent one. उसको प्राइमरी और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, ना कि कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो इसलिए therefore the requirement is that the creditor and the surety must be competent to contract. तो बेसिकली मतलब इसमें प्रिंसिपल डेटर चाहे उसकी इनकेपेसिटी हो जाए, पर क्रेडिटर की इनकेपेसिटी और श्योरिटी की इनकेपेसिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बाकी प्रिंसिपल डेटर की इनकेपेसिटी हो सकती, ही मे नॉट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, बट क्रेडिटर और श्योरिटी की कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर है डिफरेंसेस। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। I'll send this particular presentation to you by I'll share this presentation through Google Classroom today. ठीक है, go through the what are the differences between contract of guarantee and indemnity, and we'll discuss this tomorrow in the next lecture. Fine? Yes, ma'am. Yes, ma'am.